हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो जुलाई में 2025 में सीटेट होना है उसके लिए एसएसटी में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरी की पूरी जो पॉलिटी है क्लास 6 की उसमें जो भी चैप्टर्स थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। अब और हमारी जो क्लास 7 की पॉलिटी है वो भी लगभग समाप्त होने वाली है। फिर रह जाएगी क्लास 8 की पॉलिटी, उसको भी हम जल्द ही समाप्त कर लेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि अल्टरनेट डेज पे आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस मिलती रहें और ओवरऑल जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो सबसे बड़ा है। तो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे, जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम पहले, जैसे कि आप लोग अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया रहता है उसको पुट आउट करते हैं। तो देखिए हमने ये पुट अप किया हुआ है 2022 का ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेंगे, उसके बाद फिर आपको जो और नए क्वेश्चंस हैं वो भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, कर लेंगे मिलान। ये देखिए इस साइड इंग्लिश का दिया हुआ है और इस साइड हिंदी का दिया हुआ है। किसका किसका मिलान करना है? तो एक साइड आप देखिए नर्मदा घाटी दिया है, दूसरी साइड वज्जी, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और एक साइड आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर और प्रथम नगर तथा आरंभिक कृषि। अब देखिए ये जो आपसे पूछा गया है ना, ये जैसे 5 आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप देखेंगे कि 4 चैप्टर से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में होता है कि थोड़ा ट्रिकी रहता है। अगर आपको 1-2 ऑप्शंस पता हैं तो आप आसानी से जो इसका आंसर है वो कर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी अब हमारा मानना है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उसको कंप्लीट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देख लेंगे। और सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? देखिए इसका हमने उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि उत्तर नहीं दिया, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप देखें आज के चैप्टर में जो आपको मिलेगा वो है नर्मदा घाटी, ठीक। तो ये जो नर्मदा घाटी है और गारो पहाड़ियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा घाटी को देखेंगे, जिसका मैच अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आखेट और संग्रहण, ठीक है। तो आज का चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि जो नर्मदा घाटी है वो उसका जो संबंध है वो किससे है? आखेट और संग्रहण से। और यही नहीं, ये क्वेश्चन जो मतलब कि नर्मदा घाटी वाला है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी के लास्ट में ना आपको करने के लिए क्वेश्चंस दिया रहता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम दूसरे का मैच करें कि जो वज्जी है, तो आप सबने अगर हमारी पहली भी जो हिस्ट्री हमने कंप्लीट कराई है उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वज्जी जो है ना वो पहला गणतंत्र था, ठीक है। तो पहला गणतंत्र यहाँ कहीं दिखाया गया है? नहीं, आरंभिक गणतंत्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला लेंगे आरंभिक गणतंत्र से, ठीक। अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता कोई ऐसा ट्रिकी ऑप्शन दिया हो जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए का टू कहीं दिया है? हाँ, एक ही में दिया, देखिए तीसरे वाले में। तो हमारा जो उत्तर है ना वो पहले वाले से ही बन जा रहा था, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। तो इस तरह से ना अगर आप क्वेश्चन का 1-2 विकल्प सॉल्व करके या एक ही विकल्प सॉल्व करके पहले ऑप्शन देख लेंगे तो उससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए हमें मिल गया, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग इसको आगे भी देख लेंगे। अगला क्या है? अगला देखिए कह रहे हैं गारो पहाड़ियाँ। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनका मैच हो जाएगा हमारा आरंभिक कृषि से, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ अभी आज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी, तो जो गंगा घाटी। तो गंगा घाटी का जो मैच है वो किससे हो जाएगा? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो शहर हैं उनका विकास हुआ था गंगा घाटी पर। फिर आपको देखने को मिल रहा है सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ, इनका जो मैच है वो हो जाएगा प्रथम नगर से, ठीक है। तो जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता भी देखने को मिलने वाला है। तो हड़प्पा सभ्यता आगे के टॉपिक्स में आएगा, यानी कि जो आगे भी हम लोग टॉपिक कवर करते चलेंगे ना तो वहाँ आएगा। तो ये तो आप देखिए कि कई सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर हमने देखा कि जो तीसरा वाला है विकल्प वो हो जाएगा 2, 1, 5, 3, 4, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने मिलान करके दिया हुआ है कि सही उत्तर क्या है? 2, 1, मतलब 5, 3, 4।
और मिलान में आप देखिए कि जो नर्मदा घाटी है उसका संबंध किससे है, तो आखेट और संग्रहण यानी हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। दूसरा है वज्जी, तो वज्जी गणसंघ आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे हमारी क्लासेस में आपको सुनने को मिलेगा ही। तो जो वज्जी गणसंघ है इनका मतलब क्या हुआ, या यहाँ पे आप देखेंगे कि आरंभिक जो गणतंत्र है वो देखने को मिलता है, यानी कि अर्ली रिपब्लिक, ठीक। तीसरा है हमारे गारो पहाड़ियाँ, जो आपको कहाँ मिलेंगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल जाएंगी, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ जो आपका मेघालय वाला रीजन है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या मिला है, तो आरंभिक कृषि यानी कि जो अर्ली एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है वो हमको यहाँ से मिला हुआ है। फिर आगे देखिए गंगा घाटी यानी कि गंगा वैली, तो लगभग 2500 वर्ष पहले के जो शहर हैं, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ये आपको गंगा घाटी में मिल जाएंगे। और पांचवा है हमारा सिंधु और उनकी सहायक नदियां यानी कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये आपको कहाँ देखने को, मतलब इसका संबंध किससे है, तो प्रथम नगर यानी कि हड़प्पन साइट, ठीक। तो ये रहा हमारा PYQ, ठीक। लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के चैप्टर में हमें जानने हैं। तो हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग किस नदी के तट पर रह रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम लोग किस नदी की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला यानी कि नर्मदा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, तो ये देख लीजिए स्टार्टिंग में ही जो NCERT की बुक है पहले पेज में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे नीचे आपको मानचित्र दिखाया गया था और आपसे कहा गया था कि आप जा करके पता करें कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। अभी हम आपको मानचित्र में दिखाएंगे भी उसे। और आगे फिर देखिए मतलब साफ साफ लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो लोग मतलब कि चीज़ों को इकट्ठा करके संग्रह करके रखते हैं, हम लोग उन्हें संग्राहक बोलते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि कई लोग इसमें कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे तभी तो संग्रह किया करते थे ना। आगे देखिए अपने भोजन के लिए वे जड़ों को, फलों और जंगल के जो अन्य उत्पाद है उनका यहीं से संकलन या संग्रह किया करते थे, ठीक है। और साथ में वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि जो शिकार है उसका पर्यायवाची होता है आखेट, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपको यहाँ पे रिवर भी दिखा दी गई है कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ है। तो आप थोड़ा इसको और जूम कर लीजिएगा, ये देखिए ये आपको नर्मदा नदी की लोकेशन दिखाई गई है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन हैं इसमें, तो अभी ये वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैप की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये हमारे पूरे प्यारे भारत देश का मैप है, आप इसको देख लीजिए। ज्योग्राफी में हम लोग ठीक से मैप को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि किस दिशा में स्थित, ध्यान रखिएगा यहाँ दिशा पूछी जा रही है। क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, आप हमारे साथ अगर रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जैसे जो BPSC का एग्जाम हो रहा है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसमें, तो हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया होगा PYQ उसको भी लेके चलेंगे। तो आप लोग लगातार अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस सीरीज से लाभ अवश्य होगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस दिशा में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ उपजाया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके वैसे ही मतलब कि क्लियर हो रहे हैं कि सर्वप्रथम जो गेहूं और जौ है ये कहाँ उपजाया गया था, तो ये सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ उपजाया गया। आपको इसकी लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे है। तो भारत देश को नज़र में रखते हुए ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो सपोज दैट अगर आप अपने भारत देश का मैप लेंगे और जो दिशाएं हैं उन्हें आप 4 दिशाओं में, इवन 8 दिशाओं में बांट लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जब आप इसको 8 दिशाओं में बांट लेंगे, और मैप बनाने मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी सपोज दैट कि ये हमारे भारत देश का मैप है। ध्यान रखिएगा मैप का बिल्कुल भी मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जब आप अपने मैप को इस तरह से बना लेंगे और चारों तरफ से इसकी जो दिशाएं हैं उसको जब सेट कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि
जो किरथर की पहाड़ियां हैं और सुलेमान की पहाड़ियां हैं वो किस दिशा में हैं। तो ये जो हमारा पाकिस्तान से लगा हुआ रीजन है उसी साइड में आपको ये किरथर और कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, सुलेमान की पहाड़ियां। तो चलिए मैप में देख लेते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका आंसर जाने रहिए कि ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो चलिए मैप में देखते हैं कहाँ पे है ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो ये देखिए हमारे उत्तर भारत का मैप देखिए, तो ये जो हमारा उत्तर भारत का मैप है इसी में आप देख लीजिए, इवन उसमें हम आपको दिखाई देते हैं अच्छे से। तो देखिए अगर हम इनको दिशाओं में लोकेट करें, ये श्रीलंका में चला जा रहा है बेचारा, हाँ ये देखिए ये हमने दिशाओं में बांट लिया है। ठीक है, सभी दिशाओं में अगर आपको बांटते हुए दिखाएं तो आप देखिए ये जो हमारी दिशा है ये है ईस्ट यानी कि पूर्व साइड, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम साइड। ऊपर में आपको नॉर्थ मिलेगा, नीचे आपको साउथ मिलेगा। ठीक है, बीच में जो मतलब कि रेखाएं हमने खींच रखी हैं ये अलग दिशाओं को जो है दर्शा रही हैं। तो जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ के मध्य में मतलब की रेखा आपको दिख रही है, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, और ये जो आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पे आपको किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं वो दिखाई गई हैं। तो ये देखिए ये किरथर की पहाड़ी है और ये सुलेमान की पहाड़ी है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में जो पूछा था वो आपसे दिशा ही पूछी थी कि किस दिशा में इनकी स्थिति है, और यहाँ पे हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पे गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया था। तो याद रखिएगा इसकी लोकेशन आप। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3, और ये देखिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लगा दिया है। तो देख लीजिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि अब आप जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं उसका पता लगाएं। तो हमने पता लगा लिया है ऑलरेडी। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ बताया गया है, बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, तो इस किरथर और सुलेमान जो पहाड़ी वाला रीजन है इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, आपसे डायरेक्ट ये जो है ईयर भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के ईयर्स पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष हैं उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गाँव में रहा करते थे। उत्तर पूर्व में, ध्यान रखिएगा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, ये जो इधर साइड वाला हमारा रीजन है भारत देश का, उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में आपको जो राज्य हैं वो मिल जाएंगे। तो वहाँ की बात, वहीं पे आपको एक मतलब कि जो हमारा मेघालय वाला रीजन है ना, उस मेघालय वाले रीजन में गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियां हैं। तो उन्हीं पहाड़ियों के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का आपको पता लगाना है। अभी हम आपको मैप में इसको दिखा रहे हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ठीक है, तो क्या क्या बात पता चली हमें ये पता चला कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ का जो उत्पादन है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर स्टार्ट हुआ है, जो कि भारत देश के सापेक्ष में कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है जिसमें आपको गारो जो पहाड़ी है वो, और जो हमारा मिड इंडिया है जहाँ पे आपको विंध्य पहाड़ियां मिलेंगी, वहां पर भी जो खेती बाड़ी है उसको आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि यहाँ क्या हुआ, ये जो मतलब विंध्य पहाड़ी और गारो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं कि सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। जहाँ पे सर्वप्रथम चावल का उत्पादन हुआ है वो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में जो स्थान है वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये गारो की पहाड़ियां हैं, और ये कहाँ पे है, मैंने आपको बता ही दिया कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो आपको मेघालय वाले रीजन में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वो आपको दिखाई गई हैं, और जो विंध्य की पहाड़ियां हैं इनके नॉर्थ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वप्रथम क्या उपजाया गया है, चावल। ठीक है, और इवन जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो रंगपुर वाला इलाका है वहां से तो चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये वाली जो मतलब ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्यान रखिएगा, अभी ये मतलब कि एक नई सीरीज है, सब कुछ आपको थोड़ा अजीब सा नया नया लग रहा होगा। जब आप लोग रेगुलर इसको फॉलो करते जाएंगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ भी आएंगी और फिर आपको आनंद भी आना स्टार्ट होगा। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उन्हें तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि जो हमारा दक्षिण एशिया वाला रीजन है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और ईरान। तो क्या आपको आइडिया है कि कौन इसमें शामिल नहीं है? तो बिल्कुल होना चाहिए, जो इंडोनेशिया वाला रीजन है वो दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है। तो मैप के बारे में बता रहे हैं कि जो मतलब हमने मैप देखा उसमें आप देखिए कि जो दक्षिण एशिया है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, मतलब आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से रीजन्स दक्षिण एशिया में शामिल हैं। ये काम की चीज़ है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लें कि जो हमारा आधुनिक भारत है उसके सापेक्ष ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आधुनिक भारत जो है वो तो है ही दक्षिण एशिया में, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और म्यांमार तथा इसके कुछ और जो पड़ोसी मतलब कि देश हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, यानी कि ये अपने आप में एक महाद्वीप तो नहीं है, उससे थोड़ा छोटा ही है, लेकिन जो विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो जो दक्षिण एशिया है इसे एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और हाँ, इंडोनेशिया कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया ना दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि मगध जो कि वर्तमान बिहार में है, आपको बताना है कि गंगा नदी के कौन से दिशा में ये स्थित है, यानी कि गंगा नदी के उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण में है, आपको दिशा बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर जब प्रवाहित होती रहती है उनके दक्षिण में आपको मगध वाला रीजन मिल जाएगा जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण में। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप गंगा तथा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी पता करें। एग्जैक्टली आप सोन नदी के बारे में पता करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह भी देखेंगे, एक एक चीज़ें देखते चलेंगे, तो सब एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में उसे मगध, जो कि वर्तमान बिहार में है, उस नाम से जाना जाता था। और जो मगध राज्य था, इसके जो शासक हुए हैं वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना भी की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई है। आप लोगों ने 16 महाजनपदों के नाम सुने होंगे और उन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही हैं और एक आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा। बाकी इसी नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में आपको 16 महाजनपद मिल जाएंगे। उनकी राजधानियां वगैरह पूछी जाती हैं, तो आगे सब बताया गया है आगे के चैप्टर्स में, वो सब हम डिस्कस आगे करेंगे ही। तो इसको याद रखिएगा कि जो वर्तमान बिहार में स्थित मगध है, मगध जो है वो महाजनपद था, बाकी सारे तो जनपद ही थे। तो सबसे शक्तिशाली जो जनपद माना जाता है, मतलब कि मगध महाजनपद माना जाता है। तो इसको याद रखना है हमें। और आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हमारे देश के नाम के लिए जो प्रयुक्त शब्द हुआ है इंडिया, यानी कि आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा इंडिया दैट इज भारत। ये जो इंडिया वर्ड आया है हमारे भारत देश के लिए, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है सॉरी। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिंधु, इंडस, उपरोक्त दोनों या फिर नन ऑफ द एबव। तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, लेकिन ध्यान रखना है भैया, उपरोक्त दोनों नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी होगा, इंडस। ठीक है, तो जो हमारे देश का नाम है इंडिया, वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई, मतलब किसकी उत्पत्ति हुई है? तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इंडस शब्द से हुई है। और ये जो सिंधु है ना, सिंधु तो संस्कृत नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है और इसी इंडस का संस्कृत नाम है सिंधु। ठीक है,
तो आगे देख लीजिए, ये देश का नाम करके लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बता रहे हैं कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और आगे बता रहे हैं कि आपके पास एटलस है, एटलस काफी सारे लोगों को तो पता नहीं होगा कि एटलस है क्या एग्जैक्टली। तो एक मैपिंग की बुक आती है, उसी को हम लोग एटलस कहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि एटलस में अपने जा करके आप ईरान और यूनान का पता लगाइए, और लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को क्या कहा है, हिंदोस अथवा इंदोस बोला है। ठीक है, तो जो ईरानी थे इन्होंने क्या कहा है, ईरानियों के द्वारा हिंदोस बोला गया है, जबकि जो यूनानी थे इनके द्वारा इंदोस बोला गया। ये अपने आप में सेपरेट क्वेश्चंस हैं दो, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है, यानी कि जो ये इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसको क्या बोला गया है, इंडिया बोला गया है। ठीक है, इंडिया बोला गया है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, तो जो भारत है, एक क्वेश्चन ये कहीं पूछा गया था कि जो भारत वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस समूह का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो इस समूह का उल्लेख, कौन से समूह, तो यही जो भारत कहलाते हैं ना, इनका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है ऋग्वेद, यहाँ से मिलता है। तो एक क्वेश्चन और आपको क्या पता चल गया कि जो हमारा ऋग्वेद है ये कब का है, तो आज से 3500 साल पुराना है। ये एक बार क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था सीटेट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हाँ, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसीज को लेकर के बताया था। आप याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको सीटेट में भी काम आएंगे, क्योंकि सीटेट तो 6 to 8 एनसीईआरटी के बाहर और कुछ पूछता ही नहीं है, खास तौर से जो एसएसटी वाला पोर्शन होता है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, शायद 2020 में आया था, क्योंकि 2020 में हमने सीटेट दिया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ था, 3500 एग्जैक्टली उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आगे देखिए, बाद में फिर इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका प्रयोग, तो भारत जो है इसका प्रयोग बाद में देश के लिए होने लगा। स्टार्टिंग में इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा, जो कि संस्कृत की आरंभिक कृति है, और कितनी पुरानी है, तो 3500 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये पैराग्राफ जो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा आज की वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो यही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी सीटेट के द्वारा पूछा जा चुका है। पूछ रहे हैं आपसे कि जो रोसेट्टा है इसके नाम का जो कस्बा है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए, ग्रीस में है, ब्रिटेन में है, मिस्र में है, या फिर भारत बिहार में है। अब काफी लोग तो सोच रहे होंगे तो पक्का बिहार में ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन भारत का ही बन रहा होगा। तो ऐसा नहीं है भैया, ये क्वेश्चन अपने भारत देश का है ही नहीं, इवन ये जगह जो है अपने भारत देश की नहीं है। बाकी क्वेश्चन तो हम ही लोग बनाए हैं, हम लोग तो भारतीय हैं ही। तो ये रोसेट्टा नामक जो कस्बा है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस में है। ठीक है, ग्रीस में स्थित है रोसेट्टा नाम का कस्बा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। फैक्ट क्या है, ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और इसमें क्वेश्चन बनाना हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमने बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि हम लोग एनसीईआरटी जिस चैप्टर को हम लोग देखेंगे उसमें जितने भी की पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबका सब हम देख लेंगे, ताकि उस चैप्टर से कुछ बनने लायक न रहे। तो उसमें ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर देख लीजिए। क्या बताया गया है यहाँ में, तो यहाँ बताया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा तिथियों, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में डेट्स जब आती हैं, तो जैसे कोई डेट लिखी है या मतलब कोई ईसवी सन लिखा हुआ है, तो उसके आगे ईसवी या फिर जो है लिखा रहता है कि ईसा पूर्व, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको। कह रहे हैं कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, तो बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व क्या है, तो एक तिथि मानी गई है कि जिस टाइम पे ईसा का जन्म हुआ है उसे हम लोग शून्य मान करके उनके जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें ईसा पूर्व या फिर बीसी में लिखा करते हैं। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है
कि अंग्रेजी में BC, जिसे हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से होता है। ठीक, कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, जिसे हम लोग हिंदी में ईसवी लिखते हैं, ये भी लिखा पाते होंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो AD होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और ये कहाँ से आया है? तो ये 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, फिर आप देखिए कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का जो प्रयोग है वो कॉमन एरा के लिए किया जाता है, और BCE जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब इसका प्रयोग करना स्टार्ट हुआ है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में ये जो तिथियां हैं इनका प्रयोग आज से 400 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान से देखा है NCERT में तो आपको लगेगा हाँ काफ़ी पुराना है, तो पक्का इतने टाइम हुआ होगा। तो 400 साल पहले नहीं, 200 साल पहले इसका हम लोगों ने मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया है। फिर कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले से है। और फिर ये कुछ मतलब कि आपके लिए दिया जाता है ना, NCERT में काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें दी रहती हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की NCERT थी, चैप्टर 1 वो हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे हमने देखा था कि ना अभी की जो 3500 साल पहले क्या देखा गया था कि जो ऋग्वेद है उसके बारे में बताया गया था। और जो हम आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछा गया था क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए CTET में, वो इन्हीं सबसे मिला करके पूछा गया था। ये जो अन्य तिथियाँ आपको दी गई हैं इनसे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रोनोलॉजी लगाने को आएगा तो एक ही तो स्टेटमेंट रहेगा नहीं, तो ये जो अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें भी देख लीजिए। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि जो कृषि का प्रारंभ है वो कब हुआ है। तो ये जो कृषि का प्रारंभ है या आरंभ है वो आज से 8000 साल पहले हुआ। जो एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ है वो आज से 8000 साल पहले हुआ। फिर आगे आपको बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है वो आज से 4700 साल पहले का था। तीसरा पॉइंट बताया गया कि जो गंगा घाटी के नगर हैं, जिसमें आपको सबसे बड़ा जो मिलेगा मगध वाला राज्य, वो कब का है, तो आज से 2500 साल पहले का है। और फिर वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। फिर आपके लिए ये हमने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, आप लोगों का बता देते हैं कैसे आपको सेट करना है। तो आप लोग इसको मैच करके ज़रूर बताइएगा, या इवन सामने सामने ही लिख दीजिएगा। जैसे जो नर्मदा घाटी है उसके सामने कौन सा आया, मगध के सामने कौन सा आप मैच करेंगे, गारो पहाड़ियों के सामने कौन सा मैच करेंगे, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के सामने आप कौन सा मैच करेंगे। ये आप लोग मैच करके हमें कॉमेंट करिएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। और रेगुलर आप इसके साथ जुड़े रहिएगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता, स्पेशली KV और VPSC 4.0 और जो रेलवे वाली वैकेंसी आई है वो, और साथ में जो मध्य प्रदेश में टीचर के लिए आ रहा है एग्ज़ाम वो, उत्तर प्रदेश और साथ में CTET के लिए भी क्योंकि CTET तो पूरी तरह से बेस्ड ही इसी पे होता है। इवन अन्य जो मतलब एग्ज़ाम्स हैं उनमें कुछ हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन कहीं और से आ जाएं, लेकिन CTET का तो एक सिंगल क्वेश्चन इन सब से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो लोगों का एकदम फिक्स पैटर्न है कि क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन पूछे जो जाएंगे वो इसी 6 to 8 क्लास की NCERT से ही पूछे जाएंगे। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।